सो बच्चों चलो आज कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस क्लास में। एंड ये है आपका एक्सरसाइज 3.2 जो कि आपके एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। तो इस एक्सरसाइज को सॉल्व करके देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो मेरा ये मानना है किसी भी मेथड से कर लो, इस इसमें नहीं रहना है बच्चों कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करेंगे। वैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, दैट्स ऑल राइट, बट आपको हमेशा प्रैक्टिस करनी है किसी भी मेथड से करें। क्योंकि होगा क्या कि जब आप और भी आगे की क्लासेस में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि बस इसको सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है, किस मेथड से कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है। सो देखते हैं, जैसे अगर ये क्वेश्चन होता तो इसको हम कैसे सॉल्व करते? ये लिया, ये दोनों कट गया, ये तो एलिमिनेशन मेथड से ऐसे ही बन जाएगा, है ना। सिमिलरली अगर ये क्वेश्चन है तो ये इक्वेशन 1 है, पता है ना, और ये इक्वेशन 2 है। दो इक्वेशंस दिए हुए हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इनका मुझे सॉल्यूशन चाहिए। सो इक्वेशन नंबर 1 में अगर हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो देखो ऐसे, s माइनस टी था, इसमें हाफ से मल्टीप्लाई किया तो दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इक्वल टू 3 है तो 3 को भी हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कर सकता मैं कि सिर्फ लेफ्ट साइड में हाफ से मल्टीप्लाई करके ऐसे छोड़ दिया, तब तो ये इक्वेशन बदल गया ना, तब तो मैंने कुछ चेंज कर दिया इसके अंदर। दिस इज नो लॉन्गर इक्वेशन 1। बट हाँ, अगर मैं कुछ ऐड कर दूं लेफ्ट साइड में, राइट साइड में उतना ही ऐड कर दूं, या कुछ मैं मल्टीप्लाई कर दूं लेफ्ट साइड में, राइट साइड में भी उतना ही मल्टीप्लाई कर दूं, देन इट इज बैलेंस्ड। इक्वेशन में मैंने कुछ चेंज नहीं किया, बैलेंस हो गया। ठीक, अब देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, s/2 माइनस t/2 इक्वल टू 3/2। ये भी इक्वेशन 1 ही है। अब देखो दूसरा वाला था s/3 प्लस t/2 इक्वल टू 6, तो t/2 कट जाएगा ऐसे, s/3 प्लस t/2 इक्वल टू कितना है 6। ये इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को ऐड कर दो, ये कट गया, बाकी तुम खुद ही कर लोगे। तो इसी तरीके से ये भी आसान है बच्चों, इसमें भी आप 3 से मल्टीप्लाई करके देखना, ये भी आसान है, ये भी आसान है, सारे ही आसान है, सभी कर लोगे तुम। ऑलराइट, तो चलो एक ऐसा रूट वाला देखने में, क्या पता तुम्हें टफ लग रहा हो सर, ऐसे तो कुछ रूट दिया हुआ है, अब इसका कैसे आंसर आएगा, तो ये कर लेते हैं। डरना नहीं है कभी क्वेश्चन देख के, क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, बल्कि कॉन्फिडेंट रहना है कि मैंने जो सीखा है, ऐसा कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा दुनिया में कि जो मैंने सीखा है वो मैं अप्लाई नहीं कर पाऊंगा, ऐसा होगा ही नहीं। देखते हैं, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, लिख लिया मैंने। फिर √3x माइनस √8y इक्वल टू भी 0 है, यह है इक्वेशन नंबर 2। इसका मुझे सॉल्यूशन चाहिए। तो दो तीन तरीके हैं, या तो मैं कुछ एलिमिनेट करूं, या तो मैं सब्सटीट्यूट कर दूं। चलो बार बार मैंने आपको एलिमिनेशन से करके दिखाया है, तो इस बार मैं आपको सब्सटीट्यूशन कर देता हूं। तो इक्वेशन नंबर 1 में किसी एक का वैल्यू निकालो, किसका निकालना चाहते हो? चलो y का निकाल लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 को इधर लेके आए तो मैं क्या लिखूंगा, √3y इज इक्वल टू, मैं लिखूंगा माइनस √2x। इस √2x को इधर लेके चले गए, तो इसलिए मैं y क्या लिख सकता हूं, y इक्वल टू इतना डिवाइडेड बाई √3 इंटू एक्स। अब मुझे y का वैल्यू पता चल गया। अब इस y के वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दूंगा इक्वेशन नंबर 2 में। तो आओ देखते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में था पहले से ही √3x माइनस √8
लेकिन y के जगह पे क्या लिखें, y के जगह पे ये लिख देते हैं इंटू -√2 बाई √3 इंटू एक्स, और ये हो गया 0। ठीक है। सो जब हमने इसको ये किया तो ये क्या होगा, ये माइनस माइनस प्लस, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं √3x माइनस माइनस प्लस, तो प्लस √8 इंटू √2, √16 लिख सकता हूँ ना इसको, डिवाइडेड बाई √3 इंटू एक्स इक्वल टू 0। अगर आप x को कॉमन ले लेते हो तो ये जो कुछ भी आएगा √3 प्लस √16 बाई √3 इक्वल टू 0, तो ये तो फाइनली 0 से डिवाइड होकर के 0 ही हो जाएगा ना, तो x इक्वल टू 0 आ गया आंसर। और अगर x इक्वल टू 0 है तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर दिया जाए, इस वाले इक्वेशन में कर दें, इस वाले में मैंने पुट कर दिया, तो 0 प्लस √3y इक्वल टू 0, तो y भी 0 आ गया। देखो ये तो 0 का कोई मतलब नहीं है, √3 यहाँ 0 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो y इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, यही आंसर है इसका। ठीक। एक और देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड दिस इक्वल टू -24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो कुछ नहीं है यार, ये भी तो बहुत सिंपल है। 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। व्हाट इज योर इक्वेशन नंबर 2? 2x माइनस 4y इक्वल टू -24, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो इसको सॉल्व करने के लिए बोला है, तो पहले तो सॉल्व ही कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन बाद में आगे पढ़ेंगे। अगर इक्वेशन नंबर 2 में -1 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या बन जाएगा, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, है ना, तो -2x, ये माइनस माइनस प्लस, प्लस 4y इक्वल टू -24, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अच्छा पहले से -24 था क्या? ओके, तो ये 24 हो गया, -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है? 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये कट गया, ये हो गया 7y। तो मैं डायरेक्टली लिख दूं, आप लोग आंसर निकाल लेना। 7y हो गया और ये कितना हो गया 35, तो 5 आ गया। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? x इक्वल टू आ जाएगा -4 -2। ठीक है, वही काम किया मैंने, इसमें किसी भी एक इक्वेशन में मैंने पुट कर दिया y का वैल्यू। अब ये बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m। ये देखो ये क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल टू mx प्लस c, mx प्लस 3। तो m का वैल्यू बताओ, तो देखो y इक्वल टू mx प्लस 3 है, बोल रहा है कि m का वैल्यू बताओ। y मुझे ऑलरेडी पता है 5 इक्वल टू, m का वैल्यू नहीं पता, छोड़ दो। x का वैल्यू -2 पता है, प्लस 3, यहां से नहीं निकाल लोगे, 5 में से 3 चला गया, यहां पे 2 कर दूं, 2 डिवाइड बाई -2, तो सीधा आ गया m इक्वल टू -1। इट इज दैट सिंपल। मिटा देते हैं। या नेक्स्ट स्लाइड। सो इसमें देखते हैं क्वेश्चंस।
फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम, form the pair of linear equation and find their solution by substitution method. So whatever method, leave this substitution method, find their solution. ये दिमाग में रखना है, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। तो दो नंबर ले लेते हैं, मान लेते हैं कि एक नंबर है x, दूसरा नंबर है y। इन दोनों के का डिफरेंस दिया हुआ है x माइनस वाई इक्वल टू 26। ओके, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। ये भी दिया हुआ है कि एक कोई जो नंबर है, मान लो x, ये जो है 3 गुना है y के। तो ये इक्वेशन 1 लिख दूं, इसको मैं इक्वेशन 2 लिख दूं, बस यहां सॉल्व हो जाएगा। कैसे करेंगे? सीधा सब्स्टिट्यूट कर दो। x इक्वल टू 3y पता है इक्वेशन नंबर 2 से, इसको 1 में पुट कर दो। सो x के जगह पे मैंने लिख दिया 3y। देखो x के जगह पे मैंने लिख दिया 3y माइनस वाई इक्वल टू 26, y इक्वल टू आ गया 13। तो x इक्वल टू कितना आ गया? x इक्वल टू 39। अब देखते हैं कि सही है कि नहीं। कैसे चेक करना है? अगर सही है कि नहीं ऐसा देखना है तो मुझे पता है कि x माइनस वाई, दो नंबर के बीच का डिफरेंस 26 है। तो देखो 39 में से 13 को घटा दिया जाए तो 26 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। और दूसरा जो नंबर है x, वो 3 गुना है y के। तो देखो 13 3 जा 39, बिल्कुल सही आंसर है। तो इस तरीके से हम चेक भी कर पाते हैं। जब भी आंसर आए उसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में पुट करके देख लो। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को सेटिस्फाई करना चाहिए, हमने यही तो सीखा है। आंसर आने का मतलब यही है कि ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और भी क्वेश्चन देखते हैं जी। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। ओके, तो पहले आपको ये बताता हूं कि सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है। सप्लीमेंट्री एंगल्स मतलब होता है बच्चों कि जैसे मान लो एक कोई एंगल है जिसको मान लो तुम x, दूसरा एंगल है y। तो जब भी मैं बोलूंगा सप्लीमेंट्री एंगल मतलब इन दोनों का एडिशन, इन दोनों का जोड़ 360 डिग्री होता है। इसको सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। ओ सॉरी, 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। ये सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। ओके, और अगर कभी किसी ने बोल दिया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो दो एंगल का एडिशन या जोड़ अगर 90 डिग्री होता है तो इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। किसको? इस एंगल को और इस एंगल को, इन दोनों का नाम रखा गया कि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। जैसे हम बोलते हैं ना ये भाई भाई है, तो वैसे ही मैथमेटिक्स में बोला गया कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। कैसे हम किसी को बोल देते हैं कि अच्छा, जैसे मान लो रोहित एंड राम, मैं क्या बोलूंगा? ये दोनों भाई भाई है। तो दोनों भाई भाई है, रोहित और राम। उसी तरीके से x एंड y को जब हम बोलते हैं कि इक्वल टू अगर 90 डिग्री आता है तो हम इसको बोलते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। कौन है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स? x एंड y। x एंड y दोनों को बोला जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। उसी तरीके से अगर इनका एडिशन 180 डिग्री होता है तो इन दोनों एंगल्स को सप्लीमेंट्री एंगल्स बोला जाएगा। नाम है जी, और कुछ नहीं। ठीक है, ओके। सो ये बोल रहा है कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड दैट। तो एक तो मुझे पता है कि एक सप्लीमेंट्री एंगल्स है, तो x प्लस वाई 180 डिग्री होगा, पहला इक्वेशन तो यही हो गया। और दूसरा बोल रहा है कि इन दोनों में से जो भी बड़ा है वो इस वाले से 18 डिग्री ज्यादा है। तो मैं बोलूंगा लेट्स से कि x इक्वल टू 18 डिग्री ज्यादा है किससे? y से। तो y से 18 डिग्री ज्यादा है, 5 प्लस 18।
ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। तो बस सेम फिर से सब्सटीट्यूशन, इस वाले x को यहां पे रख दिया जाए। तो x इक्वल टू मुझे पता है y प्लस 18 प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से आपको y निकल जाएगा, वहां y निकल गया, फिर आप x निकाल लोगे। ठीक है, वेरी सिंपल। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। The coach of a cricket team buys 7 bats. पहले इसको टिक कर देते ना, ऊपर वाले को, इसको टिक कर दिया जाए, ये भी हो गया। The coach of a cricket team buys 7 bats, okay, and 6 balls for 3800. Later, she buys 3 bats and 5 balls फॉर 1750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो जैसे हमने देखा फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल मुझे चाहिए, तो मैं बोलूंगा कि लेट कॉस्ट ऑफ ईच बैट, हर एक बैट का कॉस्ट, या कॉस्ट ऑफ वन बैट, दोनों बात बराबर है, इक्वल टू एक्स। फिर मैं बोलूंगा लेट कॉस्ट ऑफ वन बॉल इक्वल टू वाई। तो अब क्या दिया हुआ देखो, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम ने 7 बैट खरीदा, तो अगर एक बैट का कॉस्ट कॉस्ट जो है x है, तो 7 बैट का कॉस्ट हो जाएगा 7x। और फिर 6 बॉल भी खरीदा, तो 6 बॉल का कॉस्ट हो जाएगा 6 इंटू वाई, और ये खरीदा है 3800 का। ओके, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद अच्छा, कोच जो है लेडी है, शी बाइज 3 बैट्स, 3 बैट खरीदती हैं वो, 3x प्लस 5 बॉल खरीदा उसने, 5y कितने का खरीदा, 1750 का। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। बस इससे आप x और y की वैल्यू निकाल लो, और x एंड y की वैल्यू क्या बता रही है, ये बता रही है कि एक बैट का कॉस्ट x है, एक बॉल का कॉस्ट y रुपीस है, ये बता रहा है। तो यहां से हम निकाल लेंगे, जैसे भी निकाल लो, सब्सटीट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, है ना। सो मैं इसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूं, बिकॉज ये मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया आप लोगों को कैसे निकालना है। इसमें आप पुट कर दो, वैल्यू पुट कर दो, एलिमिनेट कर दो, ठीक है। तो अच्छा, इसमें कैसे दिमाग लगाते हैं बच्चों, चलो एक आइडिया दे देता हूँ। जैसे मान लो अभी इसमें तुम सोचोगे कि मैं सब्सटीट्यूट करूँ, एलिमिनेट करूँ, कैसे करूँ। तो मेरा हमेशा जो तरीका रहा है, मैं जो करता आया हूँ, वो मैं देख लिया कि जैसे यहाँ पे 7x है, मैंने देख लिया यहाँ पे 3x है, तो मैं देख पा रहा हूँ कि ऐसा करते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई, -3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ठीक है। तो चलो करके दिखाई देता हूँ। इसको हमने मान लो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरे इक्वेशन को, तो इस साइड भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका फायदा क्या होगा देखना, 21x प्लस 18y इक्वल टू 8 3 24, 4 2 बच गए 11, इतना हो गया। इसको मैं दोबारा से लिख दूंगा इक्वेशन 1। इस वाले में मैं मल्टीप्लाई करूंगा -7 से, दोनों तरफ -7, तो क्या हो गया, -21x -35y इक्वल टू, ये कितना होगा, 3, हाँ, 5 12, 12250 माइनस साइन के साथ, माइनस ऑफ दिस। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। बस अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, देखो ये कट गया, 18y में से 35y चला गया, कितना y बचेगा, 35 में से 18 घटा दो माइनस साइन के साथ, माइनस 220
17 होना चाहिए, 17y। ठीक है जी। इक्वल टू, अब इन दोनों को भी कर दो। तो बेसिकली अब कर लोगे ना, देखो y इक्वल टू इतना डिवाइडेड बाई 17। ठीक है, और एक बार y का वैल्यू आ गया तो फिर किसी के अंदर इसमें x की y की वैल्यू पुट कर दो, x का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है जी। सो मैं इसलिए कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं बिकॉज मैं टाइम बचा रहा हूं, और कुछ नहीं है बच्चों। चाहे तो इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं, बट देन वाई शुड आई स्पून फीड यू। आपको आना चाहिए ना, अभी तक तो हमने ये सब कुछ सीख लिया है कैसे करते हैं। तो कैलकुलेशन आप करना। दिस इज ऑल्सो डन। नेक्स्ट, the taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charge for the distance covered. ओके okay? मतलब टैक्सी जब चल रहा है तो कुछ तो उसके फिक्स चार्ज है। मान लो फिक्स चार्ज एक से, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, फिक्स्ड चार्ज इतना रुपया तो वह चार्ज करेगा ही, प्लस मान लो तुमने 5 किलोमीटर चला तो 5 किलोमीटर के हिसाब से चार्ज करेगा कुछ और पैसे। ऐसा होता है ना। So taxi charges in a city consist of fixed charge together with the charges of the distance covered. For a distance of 10 kilometer, the charge paid is 105। पहले लिख लिया जाए साइड में, 10 किलोमीटर के लिए कितना दे रहा है पैसा ये, ₹105। और आपको भी ऐसे ही करना है। क्या होता है जब भी कोई लंबी क्वेश्चन हो ना बच्चों, तो हमेशा एक तरफ साइड में एक नोट लिखना शुरू कर दो। एग्जाम में भी मान लो आ गया तो आप क्या करोगे, देखो एग्जाम में भी आ गया तो मैं सीधा स्टार्ट कर दूंगा गिवन, और जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ता जा रहा हूं लिखता जा रहा हूं, 10 किलोमीटर डैश करके ऐसे लिख दिया ₹105। ठीक है। एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, अगर 15 किलोमीटर जर्नी होती है तो कितना पैसा पे करेगा ये, 155 रुपीज 155। ये दोनों बातें लिख ली मैंने। वॉट आर दी फिक्स चार्जेस एंड दी चार्ज पर किलोमीटर, ये पूछा है कि व्हाट आर द फिक्स्ड चार्जेस एंड द चार्ज पर किलोमीटर, हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग, वो बाद में देखेंगे। तो जैसे ही मैंने क्वेश्चन देखा व्हाट आर द फिक्स्ड चार्जेस एंड चार्ज पर किलोमीटर, मेरा यहां पे स्टार्ट हो जाएगा कि लेट, मुझे नहीं पता, जो क्वेश्चन ही पूछा है उसी को तुम बोल दो कि मुझे नहीं पता, लेकिन लेट फिक्स्ड चार्ज, फिक्स्ड चार्ज को मैं क्यों मान रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन ही वही पूछा है। देखो व्हाट आर फिक्स चार्जेस, तो मुझे नहीं पता ना, यही तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि फिक्स चार्ज कितना होगा, तो मैं बोलूंगा लेट फिक्स चार्ज बी एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स रुपीज, है ना, रुपीज नहीं लिख रहे हैं जस्ट टू अवॉइड क्लटरिंग एंड ऑल। एक्स जो भी आएगा वो रुपीज में आएगा, इतना दिमाग में रखना है। ओके, और क्या पूछा, एंड दी चार्ज पर किलोमीटर, ये भी नहीं पता मुझे, तो ये भी मैं बोलूंगा लेट चार्ज पर किलोमीटर इक्वल टू वाई। अब ये दोनों बातें मैंने मान ली। अब क्या दिया हुआ है वो देखते हैं। 10 किलोमीटर अगर आदमी चलता है तो वो 105 रुपए दे रहा है उस ड्राइवर को, टैक्सी ड्राइवर को। तो ये 105 रुपए इसने कैसे चार्ज किए होंगे, उसने बोला होगा कि जी मैं एक्स फिक्स चार्ज तो अपना लूंगा ही। दूसरे कलर से करते हैं, जो टैक्सी ड्राइवर ने 105 रुपए लिए होंगे, कैसे लिए होंगे, वो उसने बोला होगा कि इतना तो मेरा फिक्स चार्ज है ही, प्लस आप 10 किलोमीटर चले हो, हर किलोमीटर के हिसाब से वाई रुपए लग रहा है, तो 10 किलोमीटर के हिसाब से कितना लगेगा, 10 वाई। मान लो 1 किलोमीटर में 5 रुपए लगता है, तो 10 किलोमीटर चले तो कितना रुपया लगा, 5 × 10 50 रुपए। तो वही तो कर रहा हूं मैं, वाई × 10 या 10 वाई, और ये पैसा मिला करके 105 आ रहा है। देखो इससे इक्वेशन नंबर 1 बन गया।
फिर 15 किलोमीटर जब वो व्यक्ति चला है तो 155 रुपीज पे कर रहा है। तो ये 155 रुपीज कैसे लिया होगा ड्राइवर ने इससे? बोला होगा कि जी मेरा इतना तो फिक्स चार्ज है ही, और प्लस आप 15 किलोमीटर चले हो, हर किलोमीटर का मैं वाई रुपया लेता हूं, तो इसलिए 15 इंटू वाई इक्वल टू 155। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो एलिमिनेशन मेथड से। तो एलिमिनेशन मेथड से जब माइनस करना होता है ना बच्चों, जैसे देखो अगर कुछ भी नहीं है तो प्लस लिखा हुआ है, तो माइनस करते वक्त सबका साइन चेंज कर दो, माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस। और दूसरा तरीका, कभी इसमें अगर कंफ्यूजन है तो हमेशा हमने अभी तक प्लस करते आए, प्लस से ही दिमाग में रखो। तुम बोलो कि मैं इसको क्या करूंगा, -1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों तरफ। तो चलो दोबारा से लिख लेते हैं इक्वेशन। अगर -1 से मल्टीप्लाई किए तो ये हो गया -x, यहीं पे कर दूं क्या? ऊपर में कर देता हूं, ये देखो ये हो गया -x, ये हो गया -15y, और -1 से मल्टीप्लाई किए तो ये हो गया -155। अब इन दोनों को ऐड कर सकते हैं ना, देखो एक एक्स कट गया, 10y में से 15y चला गया, -5y इक्वल टू 50, सॉरी -50। तो इस तरीके से आपको y पता चल गया, y पता चल गया 10। तो 10 क्या आया ये दिमाग में रखना है, चार्ज पर किलोमीटर, हर किलोमीटर पे 10 रुपया, ये 10 रुपीज है। उसी तरीके से अगर 10 आ गया तो x निकाल लो, इसमें से किसी में भी पुट करके निकल के देखें। y इक्वल टू मान लो 10 आ गया, तो पहले इक्वेशन में देखते हैं x प्लस 10 इंटू 10 100 हो गया, तो x इक्वल टू 5 आ गया। देखो इसी वाली इक्वेशन में रख दोगे ना, 10 इंटू 10 100 हो जाएगा, फिर मैं 100 को इधर लेके चला गया, सब्सट्रैक्ट कर दिया, 5 रुपीज बच गया, तो x इक्वल टू 5। ये 5 क्या है, ये 5 रुपीज है, और ये 5 रुपीज क्या आया, फिक्स चार्ज, इतना तो पैसा लगेगा ही लगेगा। तुम अगर उसकी ऑटो में बैठ गए टैक्सी में तो 5 रुपए तो लेगा ही तुमसे, और बोला कि ठीक है तुम 1 किलोमीटर चलोगे तो 10 रुपए ले लूंगा और, ठीक है। तो अब देखो आगे वाला क्वेश्चन, हाउ मच डज द पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, कर लो, इतना तो पैसा देना ही है 5 रुपए, प्लस 25 किलोमीटर चल रहा है और हर किलोमीटर का 10 रुपए चार्ज कर रहा है, तो 25 इंटू 10 250, तो 255। 255 क्या आया, रुपीज आया, ये रुपीज लिखना नहीं भूलना है, ठीक है। सो इस तरीके से बन गया जी। सो बेसिकली आपको क्वेश्चन को समझना है, जिस तरीके से मैंने आपका क्वेश्चन बच्चों बिल्कुल देखा ही नहीं है, मैंने तो यहां से स्क्रीनशॉट लिया आपके बुक से और इसके ऊपर चिपका दिया अपने स्लाइड के ऊपर, ठीक है। लेकिन आपको इस चीज को अप्रिशिएट करना है कि मैं कैसे प्रोसेस कर रहा हूं, कैसे मूव कर रहा हूं। सबसे पहले मैंने देखा इतनी बड़ी बातें लिखी हुई हैं, मैंने उसको छोटी छोटी बातें में लिख ली साइड में, ताकि बार बार मुझे ना पढ़ना पड़े। प्लस जब आप एग्जाम में ऐसे लिखते हैं आपका टाइम बचता है, टीचर भी देखता है कि हाँ उसने लिखा है, गिवन ये चीजें हैं, तो बहुत फायदे होते हैं आपको। और आप बिल्कुल उसी सीक्वेंस में अपना दिमाग लगा के लॉजिक के साथ आगे बढ़ते रहो, आपके सारे आंसर आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। सो दिस इज ऑल्सो डन, दिस इज डन। अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, एक फ्रैक्शन है जो कि 9/11 हो जाता है, ओके। इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ओ a fraction becomes 9/11 if 2 is added to both numerator and denominator, and full stop। मतलब कोई एक फ्रैक्शन है, मुझे नहीं पता वो क्या है, मान लो कुछ x/y ऐसा रहा होगा, नहीं पता ना मुझे, तो ऐसा रहा होगा x/y। बोल रहा है कि अगर न्यूमरेटर में भी 2 ऐड कर दूं और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दूं तो ये फ्रैक्शन हो जाता है 9/11, और ये मैंने लिख दिया इक्वेशन में। देखो अभी मैं आगे क्वेश्चन नहीं पढ़ा था, अभी मैं सब कुछ साइड में लिखने की कोशिश कर रहा हूं,
और ऐसा करने का फायदा ये हो जाता है कि आगे की बात अपने आप बन जाती है। अ फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो मैंने पहले एक फ्रैक्शन ले लिया x/y, फिर मैंने क्या किया, उसी में ऊपर में 2 ऐड कर दिया, नीचे में 2 ऐड कर दिया, और मुझे पता है कि ये 9/11 हो जाता है। तो यही तो बन गया इक्वेशन नंबर 1। ओके, इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ये 5/6 हो जाता है। तो ये बोल रहा है कि ऐसा तो है ही, लेकिन साथ में ये भी है। तो ये वाला यहाँ पे लिख लेते हैं, बताऊंगा क्यों लिख रहा हूँ यहाँ पे। मैं तो वहां पे भी लिख लेता है, बट तुम्हें समझाने के लिए मुझे थोड़ा साइड में लिखना पड़ रहा है। फ्रैक्शन क्या था, x/y, लेकिन बोल रहा है कि ऊपर में अगर 3 ऐड कर दो और नीचे में भी 3 को ऐड कर दो, तो ये हो जाता है 5/6। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। फाइंड द फ्रैक्शन, फाइंड द फ्रैक्शन मतलब x/y ये चाहिए मुझे। ठीक है जी। और दूसरा तरीका, जैसे मैंने आपको इस वाले में सिखाया था, कि सबसे पहले क्वेश्चन देखो कि क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, व्हाट आर दी फिक्स्ड चार्जेस। तो लेट फिक्स्ड चार्जेस बी एक्स, ऐसा माना था ना हमने। यहां पर भी क्वेश्चन क्या पूछा, फाइंड दी फ्रैक्शन। तो तुम्हारा आंसर ऐसा हो जाना चाहिए कि लेट फ्रैक्शन बी या फ्रैक्शन इज इक्वल टू x/y, और उसके बाद ये सारा, कि पहले केस में ये, दूसरे केस में ये, ऐसा कर सकते थे। तो ठीक है, तो ये भी सही तरीका था। तो मैंने पहले ही मान लिया था x/y है ना, फिर ऐसे हो गया। अब मैंने अलग अलग इसलिए लिख दिया बिकॉज इसको पहले हम सेट कर देते हैं अपने तरीके से, सो दैट हमें सॉल्व करना आसान हो, है ना। जैसे लीनियर इक्वेशन वाला दिया हुआ होता है, तो देखो इसको इधर लेके जाओ मल्टीप्लाई करने के लिए, इसको इधर लेके आओ मल्टीप्लाई करने के लिए, तो देखो क्या होगा, 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 18। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, इसको हम लिख लो, 11x, 9y को इधर लेके आ जाओ, माइनस 9y इज इक्वल टू 22 को इधर लेके चले जाओ, कितना आ गया, -4। अब ये लिख दो इक्वेशन 1 दोबारा से, सेम ही है, अभी तक कुछ नहीं किया, इसी इक्वेशन 1 को ही प्रोसेस कर दिया मैंने यहां तक, ठीक ढंग से लिख दिया बस। उसी तरीके से मैंने इसको अलग इसलिए लिखा था ताकि हमारा इक्वेशन नंबर 2 भी कुछ ऐसे ही मिल जाए। तो कुछ ऐसा ही करेंगे, इसको इधर लेके गए मल्टीप्लाई करने, इसको इधर लेके आए मल्टीप्लाई करने के लिए, तो क्या हो जाएगा, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी लिख देता हूँ, 6x प्लस 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 15। फिर आएगा 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3। 18 को इधर लेके गए ना, 15 माइनस 18 -3। तो अब ये मैं लिखूंगा यहाँ पे 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। बस इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लिया जाए। सॉल्व करना तो आता होगा आपको, ठीक है जी। सो अब वही मैं दोबारा से तरीका बताता हूँ। जैसे मान लो ये वाला इक्वेशन है, तो इसमें मैं ये भी कर सकता था कि मैं x को एलिमिनेट करने के लिए सोचता, लेकिन x को एलिमिनेट करने के लिए मुझे यहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इससे बढ़िया है कि 9 और 5 से मल्टीप्लाई करके एलिमिनेट कर दिया जाए y को। तो ये सब तरीके हैं, जब आप प्रैक्टिस करने लगोगे ना बच्चों, आपको खुद समझ में आने लगेगा कि मैं क्या तरीका लगाऊं। तो देखो मेरे दिमाग में आ रहा है कि इसको y को एलिमिनेट कर दिया जाए। तो y को एलिमिनेट करने के लिए यहाँ पे -5 से मल्टीप्लाई कर दो, और इस साइड भी -5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 9 5 जा 45y हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस से नहीं बल्कि 9 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 5 जा 45, यहाँ पे -45, यहाँ पे +45, ये दोनों कट जाएंगे, इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना 9 से, ये भी। तो ये दो इक्वेशन हो गए आपके आपके और आप इसमें से एलिमिनेट कर लो। एलिमिनेट कर लोगे, फिर x की वैल्यू आएगी, x इक्वल टू समथिंग, y इक्वल टू समथिंग कुछ आएगा, लेकिन आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा x/y।
क्योंकि आपको फ्रैक्शन निकालना है ना, एक्स बाई वाई क्या था, तो यहां पे एक्स रख दो, यहां पर नीचे में वाई रख दो, ये आंसर है। तो आपने देखा बच्चों कितना सिंपल है, कितने आसानी तरीके से सब कुछ बन जाता है अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो, आपका आप जिस तरीके से प्रोसीड करते हो किसी भी क्वेश्चन के लिए, अगर वो सही है। जैसे क्वेश्चन देखते ही मैंने कुछ लिखना शुरू कर दिया था साइड में ताकि मेरे दिमाग में रहे, फिर मैंने देखा कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड द फ्रैक्शन। तो जैसे ही मैंने देखा क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द फ्रैक्शन, मुझे नहीं पता फ्रैक्शन, तो मैंने बोला लेट द फ्रैक्शन बी एक्स डिवाइडेड बाई वाई, और फिर मैंने ये कार्रवाई करना शुरू कर दिया कि अगर दो ऐड कर देते हैं तो ये हो गया, अगर ऊपर में तीन ऐड कर दिया जाए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में तो ये हो जाता है। इस तरीके से दो इक्वेशन मिल गया और मैंने निकाल लिया। ठीक है, सो एक क्लास और लेंगे और उसमें आपकी अगली एक्सरसाइज जो शायद 3.3 है वो करेंगे, और फिर इस चैप्टर को यहीं क्लोज करेंगे, फिर अगला चैप्टर देखेंगे। ओके बच्चों, मिलते हैं आपसे